नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब? आ गए सारे लोग? चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो अमित, उपेंद्र, निशा, संगीता, नीतीश, कीर्ति, विमल, वीरेंद्र, शायरा बानो, चलो रीमा कुमारी। तो आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? बताइए, नहीं फिर तुम लोग कहते हो सर की आवाज़ गई। आवाज़ आ रही है? ठीक, हाँ, सबको गुड आफ्टरनून। सब लोग लिख रहे हैं, सबको नमस्कार। तो बात को शुरू करते हैं। और आज एनसीईआरटी का तीसरा और चौथा चैप्टर करेंगे। कल छठी एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर किए थे, आज तीसरा और चौथा करेंगे। तो तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको बताते हैं आज का टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक का इतिहास। यानी फाइबर कहां से आया और फैब्रिक तक कैसे पहुंचे, तंतु से वस्त्र तक। विज्ञान का भी मामला है और बड़ा मामला है। अर्थव्यवस्था में भी इसको पढ़ना है, विज्ञान में भी पढ़ना है, इतिहास का भी ये मामला है। मानव सभ्यता के इतिहास के साथ साथ वस्त्रों का इतिहास जुड़ा है। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वस्त्रों के सलीके में, बुनावट में, पहनावे में अंतर आते गया। इस देश की विविधता का प्रतिनिधित्व सिर्फ सांस्कृतिक और विविधता ही नहीं है, सिर्फ भौगोलिक विविधता ही नहीं है, वस्त्रों में भी विविधता इस देश की का एक मूल्य है। तो आज हम उस विविधता को नहीं पढ़ेंगे जो वस्त्रों में झलकती है, या इतिहास की उस यात्रा में नहीं चलेंगे जो वस्त्रों के साथ साथ चलती है। हम बेसिकली साइंस के पार्ट को देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक की जो यात्रा है वो कैसे कैसे की गई, कितने प्रकार के फाइबर होते हैं, फैब्रिक होते हैं, और यहाँ एक करंट अपडेट भी करेंगे। ठीक, छठी की एनसीईआरटी में उस बात को नहीं दिया गया। अभी भारत सरकार ने शुरू किया है तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय तकनीकी मिशन इत्यादि को पढ़ेंगे। तो आ जाइए, आप सारे लोग आ गए हैं, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक, शोरा बालू, पारुल, पूजा, अंचल, कीर्ति दीक्षित, रीमा कुमारी, तो सब लोग जिसका नाम मैं नहीं ले पाया उन सबको भी नमस्कार है, वेलकम है। तो बात को शुरू करते हैं। तो तंतु से वस्त्र तक की ये कहानी। ठीक, तंतु से वस्त्र तक की ये कहानी। तो पहले समझते हैं फाइबर क्या है और फाइबर से वस्त्र तक पहुंचे कैसे। देखो, एक होता है तंतु, एक होता है वस्त्र और एक होता है कपड़ा। तीनों में अंतर है। ठीक, तंतु मतलब धागे, ठीक, वस्त्र मतलब धागों को का वस्त्र बना दिया जाता है, सिले नहीं रहते हैं। जो हम लोग पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, लड़कियां जो कपड़े पहनती है जो सिले सिलाए होते हैं, तो जो सिले सिलाए होते हैं उन्हें कपड़े कहते हैं। ठीक, तो पहले धागे बने। अगर मनुष्य का इतिहास देखा जाए तो ऐसे है, करोड़ों वर्षों से मनुष्य है, लेकिन उन करोड़ों वर्षों में वह ऐसे घूमते रहा, शिकार की तलाश में जंगलों में घूमते रहा, नंगे घूमते रहा, कपड़े पहनने के भी सलीके नहीं थे। जब ठंड में उसे ठंड लगती तो पेड़ों के बड़े बड़े जो पत्ते हैं उन्हें आपस में गूंथ करके पहन लेता था, या बड़े बड़े जानवरों की खाल, शेर की, चीते की, तेंदुआ की, इनकी खाल पहन लेता था, भालू की खाल पहन लेता था, गेंडे की खाल पहन लेता था। ठीक, तो ऐसे पत्तों से शरीर को ढकता रहा, जानवरों की खालों से शरीर को ढकता रहा। लेकिन ये पत्तों से और शरीर को जो ढकता था वह इसलिए नहीं ढकता था कि शरीर ढकना है। शरीर को ढकने का कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं था। जाड़ा का होना, वर्षा का होना, गर्मी का होना, ये सब उसके लिए एक पहेली थी। इतिहास में पढ़ेंगे यहीं से धर्म और दर्शन कैसे आया। लेकिन जहां तक विज्ञान का मामला है तो इसलिए नहीं पहनता था कि उसके समाज में, उसकी सभ्यताओं में शरीर को ढकने के मूल्य विद्यमान थे। इसलिए पहनता था कि ठंड लग रही है तो चलो पत्तों ओढ़ लो, इससे गर्मी लगती है। ठीक, जानवरों की खाल ओढ़ लो, उससे गर्मी लगती है। बात जो रेशों की शुरू होती है, जब मनुष्य सभ्य होता है, सभ्यता का पैमाना यह है कि जब वो खेती करने लगा, कृषि करने लगा। जब कृषि करने लगे, बस्तियां बनाई, एक दूसरे जगह इकट्ठा हुआ, तो एक तरफ झोपड़ियां बनाना शुरू किया क्योंकि बारिश से बचना है, धूप से बचना है। दूसरी तरफ
पेड़ों की लताओं को आपस में जोड़ करके, घास फूस को आपस में जोड़ करके कुछ ऐसे धागे नुमा संरचना बनाने लगा और उससे शरीर को ढकने लगा। यानी पत्ते और खाल से बात थोड़ी सी आगे बढ़ी। उसके बाद हमें साक्ष्य मिलता है कि गांव बस्तियां बसाई, धीरे धीरे उसने रेशे बनाने शुरू किए और कपास की खेती होती थी भारत में। कपास से कपड़े बनेंगे, इसका पहला साक्ष्य हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है। अर्थात संध्यो निवासी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता के लोग हैं, वे कपड़े से परिचित हो, वस्त्र से परिचित हो गए थे, आपस में बुन करके वे पहनते थे। अगर हम विस्तार में नहीं जाएंगे, हाँ, गंगा घाटी के इतिहास में चलें, सिंधु के बाद सिंधु सभ्यता का ह्रास होता है और एक अलग संस्कृति के रूप में वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो गंगा घाटी आती है, यहां देखते हैं कि रुई से बने धागे, रुई से बने धागे का तकल जो बुना जाता है, रुई से बने धागों को फिर आपस में मिलाकर के बड़े बड़े कपड़े बना करके, और कपड़े ऐसे पहनते थे जैसे साड़ी पहन रहे हैं, सारी वस्त्र ऐसे पहनते थे, साड़ी पहन रहे हैं, लपेट रहे हैं, ये सब चलते रहा। सिले सिलाए कपड़े के आगे का इतिहास बताता है कि जो कुषाण काल है भारत में, वहां से हमें इस बात के साक्ष्य मिलते हैं। हो सकता है उसके पहले पहनते हो, लेकिन साक्ष्य मिलते हैं कि कुषाणों के समय से भारतीयों ने सुई का आविष्कार हुआ और सिले सिलाए कपड़े पहनने शुरू किए, क्योंकि कनिष्क की एक ओवरकोट मिली हुई है, तो कहा जाता है ये पहला साक्ष्य है, यहीं से बात आई होगी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में तकलियों का इस्तेमाल हुआ, कपड़े की कहानी आगे बढ़ी। आधुनिक काल में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसने पूरी की पूरी कपड़े के माध्यम से दुनिया का इतिहास बदल दिया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, मिलों में मशीनों से कपड़े बुने जाने लगे और कपड़े बुने जाने लगे, ज्यादा मात्रा में वस्त्र का उत्पादन होने लगा। अब उन्हें कच्चे माल के रूप में कपास के स्रोतों की तलाश थी और ऐसे बाजार की तलाश थी जहां वो अपना कपड़ा बेच सकें, और इसी कपड़े के व्यापार को लेकर के उपनिवेशवाद शुरू हुआ, भारत गुलाम हुआ। कहानी अलग है। इसीलिए चूंकि उपनिवेशवाद की रीढ़ क्या थी? कपड़ा। इसीलिए गांधी जब उपनिवेशवाद से लड़ते हैं तो उसकी रीढ़ पर चोट करते हैं और कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रमुख पहलू होगा, सत्याग्रही कौन होगा? जो चरखे से सूत काटेगा। यानी गांधी सिर्फ चरखे से सूत नहीं काट रहे हैं, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों पर चरखे के माध्यम से प्रहार कर रहे हैं। तो कपड़ा यहां आया, उपनिवेशवाद को लेकर चला, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ। वर्तमान में आगे जब बढ़ते हैं तो सिंथेटिक फाइबर आ गए, ठीक, जो केमिकल से कपड़े बनने लगे। नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है। यहां सवाल पूछे जाते हैं, यानी कपास से तो कपड़े बनते थे, रुई से तो कपड़े बनते थे, सिंथेटिक फाइबर बनने लगे, संश्लेषित रेशम बनने लगे, केमिकल से कपड़े बनाने लगे। उन्हें हम पढ़ाएंगे। और अभी हाल में जब कोरोना फैला और आज की दुनिया में एक नए मॉडल के कपड़े आए हैं जिसे टेक्निकल क्लॉथ बोलते हैं, तकनीकी वस्त्र बोलते हैं, जिनका उपयोग फैशन के लिए नहीं किया जाता है, ठीक, बल्कि कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। जैसे कोरोना के काल में आया पीपीई किट पहन करके पहनना है। भारत पीपीई किट नहीं उत्पादन करता था। पीपीई किट क्या है? तकनीकी वस्त्र है। तो आग बुझाने वाले जहां संयंत्र है उसमें काम करने वाले कुछ तकनीकी वस्त्र पहनते हैं, सर्जरी के समय लोग पहनते हैं, लेबोरेटरी में काम करने के लिए कुछ विशेष कपड़े पहनते हैं, साथ साथ रिएक्टर में काम करने के लिए कुछ कपड़े पहनते हैं, जो खतरनाक उद्योगों में है जहाँ रेडिएशन इत्यादि निकलता है, या बायोटेक्नोलॉजी में जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ कुछ विशेष कपड़े पहने जाते हैं, तो इनको तकनीकी वस्त्र कहते हैं। भारत में बड़ी मांग है, बड़ी डिमांड है। अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन भी शुरू किया है। यानी हमको ये सारी चीज़ें इस आज विज्ञान के पहलू से देखते हैं। एक तो हमने कपड़ों का इतिहास आपको बताया, तो आ जाइए अगर विज्ञान के पहलू से पहले सबसे पहले हम देखते हैं तंतु, फाइबर क्या है, ठीक। अगर हम कहानी फाइबर की करें भाई लोग, तो सारे लोग आ गए हैं, बात करना शुरू करते हैं, ठीक। आपका आज टेस्ट भी लेते हैं, चलो। तो किसी को कोई सवाल हो तो आप लोग बताते रहिएगा। आवाज आ रही है ना? अब मुझे आवाज से ही तुम लोगों की डर लगता है। तो अगर हम बात को आगे बढ़ें तो हम प्राकृतिक तंतु, नेचुरल फाइबर, दो भागों में ऐसे बांट देते हैं। अब देखो, अगर हम इसको ऐसे बांट, फाइबर तंतु, इसको हम अगर ऐसे बांट दें तो एक वर्ग बन जाएगा, आज के हिसाब से बांट रहे हैं, एक वर्ग बन जाएगा क्या? नेचुरल फाइबर। प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर मतलब प्राकृतिक रेशे, अर्थात जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति से दो रूपों में प्राप्त होते हैं, कुछ पौधों से प्राप्त होते हैं
जिसे हम कहते हैं प्लांट फाइबर, और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं जिसे हम कहते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर, अभी इसको हम आपको बात को समझाएंगे। कुछ पौधों से प्राप्त होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लांट फाइबर, जैसे पौधे से कपास, कॉटन किससे प्राप्त होता है? कपास के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक। तो इसे कपास किस में आ जाएगा? जिससे धागा बनाते हैं, वो प्लांट फाइबर में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, इसी प्लांट फाइबर में एक होता है जूट, या पटसन का एक पौधा होता है, उससे प्राप्त होता है। बोरियां बनती हैं, जिससे सरकार ने अनिवार्य भी कर दिया है, अब जितनी भी चीनें मिलें बोरियां बनाएंगी, सब जूट के भी बने रेशे से ही बोरियां बनाएंगी, प्लास्टिक से बने रेशे की नहीं बनाएंगी। समझ में आ गई बात? तो हम अब यहां आ जाओ, अगर एनिमल फाइबर, तो ये भी आप देखते होंगे कि ऊन, वूल, भेड़ से ऊन मिलता है, बकरी के बाल से ऊन बनाया जाता है, पश्मीना सालें बनती हैं बकरी के बाल से, ठीक। कश्मीर में एक पश्मीना प्रजाति की बकरी होती है जिसके बाल से साल बनाई जाती है, ठीक। तो ऊन, वूल, ये किससे बनते हैं? जंतु से, यानी हम किससे बना रहे हैं? भेड़ से बना रहे हैं, बकरी से बना रहे हैं, खरगोश से बना रहे हैं। खरगोश के बालों का भी ऊन बनता है, उससे साल बनती है, कपड़े बनते हैं। साथ साथ रेशम, रेशम किससे निकालते हैं? कोकून से निकालते हैं। कोकून से निकालते हैं। कोकून मतलब क्या? एक छोटा सा घोंसला टाइप का होता है जिसमें रेशम के कीट पलते हैं, रेशम कीट, और इसी में ये रेशम छोड़ते हैं, उसी कोकून से रेशम निकालते हैं। यानी अगर हम बात करें कि फाइबर में जो नेचुरल फाइबर है वह कितने प्रकार का हो गया? फाइबर में जो पहला फाइबर है वो नेचुरल फाइबर है, वो कितने प्रकार का हो गया? प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में वो फाइबर जो पौधे से निकलते हैं, कॉटन, जूट। एनिमल फाइबर में जो ऊन है, भेड़, बकरी, खरगोश से निकलता है, रेशम में कोकून से निकलता है, ठीक। आपकी 7वीं के एनसीईआरटी में हम सिंथेटिक फाइबर विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी भी हल्का से बताते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक फाइबर, जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। पहले परिचय इसका करते हैं। तो इसी बात को हम अगर ऐसे कहें कि प्राकृतिक तंत्र, वे अब कौन होगा प्राकृतिक तंत्र? वे तंतु जो प्लांट से मिलते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंत्र। तो जब प्लांट से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, दो भाग में बांट देंगे। एक को कह देंगे प्लांट फाइबर और दूसरे को हम कह देंगे एनिमल फाइबर, ठीक। अर्थात जो पौधों से मिलते हैं पादप तंतु हो जाएंगे, जो जंतुओं से मिलते हैं जंतुओं के तंतु हो जाएंगे। अब देखो, अगर हम पादप तंतु में बात करें तो आ जाता है कौन? कपास, कॉटन। आ जाता है कौन? जूट, ठीक। तो पादप तंतु में हो गए कपास और जूट। वैसे ही जब एनिमल फाइबर की बात करते हैं तो आता है ऊन और रेशम। ये ऊन कहां से बनता है? भेड़, बकरी, खरगोश, याक से बनता है। रेशम, रेशम के तंतु रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। यह कहानी है प्राकृतिक फाइबर की, जो दो प्रकार के होते हैं। हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने आपको यहां बताया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई ये बात भाई लोग? अब देखो, ये तो हो रहा है प्राकृतिक तंतु, लेकिन आप लोग देखते होंगे, एनसीईआरटी इतनी बात करेगी, जहां अपडेट करना होगा अपने, आप लोग देखते होंगे कि इसके अलावा आजकल हम लोग कपड़े पहनते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं, नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, जीन्स के कपड़े पहनते हैं, जो बड़े मजबूत होते हैं, बड़े टिकाऊ होते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे कपास या रुई से बने नहीं होते हैं। अर्थात तंतुओं की कहानी में कुछ और नई कहानी बुझ गई। तो ये तो वे तंतु हैं, ये तो वे फाइबर हैं जो प्रकृति से प्राप्त हुआ। इसके अलावा कुछ फाइबर, कुछ तंत्र वैसे हैं जिसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। जिसे हम कहां बनाते हैं? लेबोरेटरी में बनाते हैं। अगर हम लेबोरेटरी में बनाने वाले तंतुओं की बात करें तो इसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित तंतु। जैसे समझाता हूं, अगर हम ऐसे बांट दें फाइबर को, फाइबर तो दो प्रकार का हो जाएगा, एक नेचुरल प्राकृतिक फाइबर और एक क्या हो जाएगा? सिंथेटिक फाइबर।
संश्लेषित तंतु। तो नेचुरल में कौन कौन हो गया? प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। वैसे ही सिंथेटिक फाइबर यानी संश्लेषित तंत्र में वे फाइबर होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से कैसे? केमिकल की सहायता से। क्या किया जाता है इसमें? या तो सीधे प्लास्टिक के फाइबर बना लिए जाते हैं, सीधे डायरेक्ट प्लास्टिक के फाइबर बना लिए जाते हैं, या तो प्लास्टिक फाइबर होते हैं, या हम क्या करते हैं कि कॉटन फाइबर में कॉटन और प्लस केमिकल मिक्स कर देते हैं, या यूं कहिए कि कॉटन प्लस प्लास्टिक को मिक्स कर देते हैं। तो इसमें अगर हम कह दें कि जो ये कृत्रिम रूप से यानी कृत्रिम रूप से बने हुए जो सिंथेटिक फाइबर हैं, क्या हो गया? जो ये सिंथेटिक फाइबर हैं इनको हम दो भागों में कर सकते हैं। एक वे फाइबर जो कॉटन और प्लास्टिक मिक्स हैं, और वे फाइबर जो सिर्फ कॉटन से बने हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो यहां हमें एक कॉन्सेप्ट हमने समझाया, यानी सिंथेटिक फाइबर की जब जब बात आती है तो या तो सिर्फ केमिकल या प्लास्टिक का मिल बना हुआ फाइबर है, या कॉटन और प्लास्टिक को मिक्स कर दिया गया है। ठीक? तो अगर हम कहानी कुछ यूं समझें कि सिंथेटिक फाइबर, तो क्या कहा जा रहा है कि वे फाइबर जो रासायनिक पदार्थों से फाइबर का निर्माण किया जा रहा है। किससे निर्माण किया जा रहा है? रासायनिक पदार्थों से फाइबर का निर्माण किया जा रहा है। तो उसे हम क्या कह देंगे? सिंथेटिक फाइबर। इसका एग्जाम्पल देख लो। पॉलीस्टर याद रखना, नायलॉन, एक्रिलिक। कई बार पूछा गया है एग्जामों में। ठीक? अभी हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक फाइबर है। वो कौन है? पॉलीस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। तो एनसीईआरटी 3 सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल का इस्तेमाल करती है, और वो 3 है पॉलीस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। भूलेगा तो नहीं तुम सबको? ठीक? क्लियर हो गया? बोलो भाई लोग, कुछ बोल नहीं रहे हो आज, क्या बात है भाई? चल, ये एग्जाम रस का दीवाना लाल जयदीप कुमार क्लियर हो गया? ठीक? हाँ, यूपी पीसीएस 2020 में आया था, राजेश सही कह रहा है। चलो, अब हम एक अपडेट करते हैं आपको। ठीक? एनसीईआरटी के फाइबर में इतनी बात लिखी गई है। ठीक? अब एक हम अपडेट करते हैं आपको। अब देखो, अगली बात एक लिखी गई है वस्त्रों के इतिहास पर, वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो इस वस्त्र सामग्री का इतिहास एक एक लाइन में बता देते हैं। प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं की खाल से शरीर ढकते थे। ठीक? जैसे जैसे कृषि समुदायों में बसना आरंभ किया, वैसे वैसे रुई से बने वस्त्र पहनने लगे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। उसी समय मिस्र में भी रुई से बने वस्त्र को पहनने का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक? लेकिन इन दिनों सिलाई का इतिहास नहीं था, बाद में सिले सिलाए कपड़े पहनने जाने लगे। तो ये तो इतिहास की बात है। अब इसको हमें अपडेट करना है, और अपडेट करने से एक चीज मैं आपको रोकूंगा, कुछ कर रहा हूं। ठीक? अपडेट करने से एक मैं रोकूंगा। वस्त्र क्यों पहना जाता है, कपड़ा क्यों पहना जाता है? पहली आवश्यकता कि शरीर को ढकना है, तो सिर्फ ये प्राचीन काल में शरीर को ढकने के लिए पहना जाता था। आज की आवश्यकता क्या है? सिर्फ शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं पहना जाता है, सुंदर दिखने के लिए कपड़ा पहना जाता है। क्योंकि मान लो शरीर ढकने के लिए सिर्फ कपड़ा पहना जाता तो टाट बोरी कुछ भी पहन लेते। घर में चीनी की बोरी आई, चीनी खाली किए, उसी को अपना पहन लिए, टाट पहन लिए, प्लास्टिक पहन लिए। लेकिन ऐसा तो कोई पहनता नहीं है। कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो कपड़ा खरीदना, आप लोग जाते हैं तो कपड़ा खरीदने के लिए तो ऐसा लगता है कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं खुद से। पहले एक को पहन के देखेंगे, दूसरे को पहन के देखेंगे, मिरर में देखेंगे, आईने में देखेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे, लगता है मतलब कपड़ा नहीं, नया जीवन खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो कपड़ा है वह फैशन के लिए पहना जाता है, या यूं कहिए कि अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए पहना जाता है। मनुष्य जात की जिजीविषा में सौंदर्य की जो तलाश है वो बड़ी गहरे बैठी हुई है।
पूरा का पूरा मनुष्य की साइकोलॉजी, जो मनुष्य की जीवता, इसमें सौंदर्य की तलाश बहुत गहरे बैठी हुई है। ये नित्य नए नए सौंदर्य की तलाश करते रहता है, और इस नित्य नए नए सौंदर्य की तलाश से विकास की यात्राओं को बड़ा मिल मिलता है। बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे वस्त्रों की हाल के औद्योगिक जगत में जरूरत हुई है जिन्हें हम कहते हैं टेक्निकल क्लॉथ। ये एनसीईआरटी में बात नहीं दी गई है, लेकिन चूंकि हम फाइबर पढ़ रहे हैं तो इसको हल्का सा मैं अपडेट करता हूं। तकनीकी वस्त्र, टेक्निकल क्लॉथ। तकनीकी वस्त्र, ठीक। अगर कोई परिभाषा कहे कि तकनीकी वस्त्र किसे कहते हैं, क्या होते हैं तकनीकी वस्त्र, तो याद रखना तकनीकी वस्त्र वे वस्त्र हैं जो सौंदर्य जरूरतों के लिए नहीं पहने जाते हैं। कोई पीपीई किट पहन करके सुंदर दिखने के लिए पहनेगा नहीं, वो तो सर्जरी करने के समय पहनेगा। यानी जिनकी आवश्यकता वे वस्त्र हैं जिनकी आवश्यकता फैशन के लिए नहीं है, फैशन के लिए नहीं है, ठीक, फैशन के लिए नहीं है। तो पहले वस्त्र है जिनकी आवश्यकता फैशन के लिए नहीं है। तो किस लिए है भाई? यदि कह रहे हैं कि वे वस्त्र हैं जिनकी आवश्यकता फैशन के लिए नहीं है, किस लिए है? तो कुछ, दूसरी बात क्या निकल गई, कुछ औद्योगिक जरूरत के लिए है, कुछ विशेष जरूरत के लिए है, विशेष जरूरत के लिए, विशेष जरूरत के लिए। तो कौन सी विशेष जरूरत होगी? तो विशेष जरूरत है सुरक्षा। कौन सी विशेष जरूरत है? विशेष जरूरत है सुरक्षा। कैसे? जैसे, ठीक, रिसर्च और डेवलपमेंट में आप किसी वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में कोई वैक्सीन बना रहे हैं, तो जो वैक्सीन बनाते हैं, इसी में हम पढ़ाएंगे वैक्सीन कैसे बनाया जाता है। तो वैक्सीन बना रहे हैं तो वायरस आपके नाक कान में भी घुस सकता है, आपके भी शरीर में आ सकता है। तो जब हम लेबोरेटरी में जाकर के वैक्सीन बनाते हैं, किसी संक्रामक बीमारी पर अध्ययन करते हैं, तो क्या करते हैं? ऐसे वस्त्र पहने जो संक्रमण रोधी हो, यानी संक्रमण रोके, संक्रमण रोके। सर्जरी डॉक्टर करता है तो पूरा का पूरा पहन लेता है, नाक कान सब बांध लेता है। आप पीपीई किट देखे हो ना? इसी कोरोना के पहले भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था। आज भारत पीपीई किट के बड़े निर्यातकों में से एक शामिल हो गया। तो पीपीई किट क्या है? तकनीकी वस्त्र है। पीपीई किट क्या हो गया? तकनीकी वस्त्र हो गया। समझ में आ गई बात? जैसे एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, वस्त्र संक्रमण के रोके, जैसे पीपीई किट, ये तकनीकी वस्त्र हो गया। यानी ये पीपीई किट वे वस्त्र है जो फैशन के लिए नहीं है, विशेष जरूरत के लिए। विशेष जरूरत क्या? सुरक्षा के लिए। डॉक्टर सर्जरी करने जाता है तो पहनता है, एक एग्जांपल हो गया। यानी इसकी सुरक्षा में इसकी जरूरत कहां है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दूसरी बात, जैसे मान लो देश में एटॉमिक एनर्जी में उत्पादन हो रहा है, एटॉमिक रिएक्टर, रिएक्टर बनाना सिखाएंगे आप लोगों को इसी क्लास में, साइंस में, एटॉमिक रिएक्टर। तो जो एटॉमिक रिएक्टर में भीतर रेडिएशन निकलता है, तो ये तो सही है कि सुरक्षा के उपाय इतने ज्यादा होते हैं कि रेडिएशन की चपेट में ज्यादा व्यक्ति नहीं आता है, लेकिन हल्का फुल्का भी आ सकता है। तो जो वर्कर लोग रिएक्टर में काम करने जाते हैं, वो ऐसे नहीं हमारी तरह पैंट शर्ट कपड़ा पहन करके चले गए। उनको अपने कपड़े उतार करके दूसरे कपड़े पहना जाता है जो रेडिएशन रोधी हो। यानी रेडिएशन पड़े तो सीधे सीधे क्या हो, उनके कपड़े से टकरा चले जाए, उनके शरीर में नहीं जाए। तो एटॉमिक रिएक्टर में भी जो वस्त्र पहन रहे हैं वो क्या है? तकनीकी वस्त्र हैं। वो भी किसके लिए हैं? सुरक्षा के लिए। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं, ठीक, फायर प्रूफ वस्त्र पहनते हैं। आप देखते हो ना, दमकल लेकर के जब आग बुझाने वाला आता है तो विशेष कपड़ा पहना होता है, फायर प्रूफ पहनते हैं। जो तेल शोधन जितनी भी कारखाने हैं, जितनी भी रिफाइनरी हैं, ठीक, जो रिफाइनरी हैं, जो रिफाइनरी हैं,
तेल शोधन कारखाने हैं, उसमें ढेर सारे क्रूड ऑयल लाते हैं, उससे पेट्रोलियम डीजल इत्यादि बनाते हैं, तो उसमें ढेर सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि रिफाइनरियों में ढेर सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उस केमिकल का बुरा प्रभाव पड़ सकता है स्वास्थ्य में, तो ये लोग जाते हैं रिफाइनरियों में वस्त्र को पहनते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? यहां तक किसी कोई समस्या? ठीक, ये इन कपड़ों को पहनते हैं। तो इन सब आजकल के दौर में ढेर सारी इंडस्ट्री हैं, जहां हाई टेम्परेचर पर, स्टील इंडस्ट्री है जहां बॉयलर हाई टेम्परेचर पर होता है, उसमें सब वस्त्र पहने जाते हैं। कई विशेष प्रकार की इन्हीं तंतुओं से रस्सियां बनाई जा रही हैं। पहाड़ों पर जो भूस्खलन होता है उसको रोकने के लिए मजबूत रस्सियां बना दी जा रही हैं, और जहां नए नए पहाड़ हैं, यानी जहां भूमि दलदली है, बरसात में भूस्खलन हुआ, उनको इन्हीं रस्सियों से बांध दिया जाता है। नई सड़कों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। तो ढेर सारी जगह इनका उपयोग हो रहा है। तो ये हैं तकनीकी वस्त्र, अर्थात एक हो गया नेचुरल फाइबर, एक हो गया सिंथेटिक फाइबर, और तीसरा क्या हो गया? ठीक, टेक्निकल फाइबर। एक हो गया नेचुरल क्लॉथ, दूसरा हो गया सिंथेटिक क्लॉथ, तीसरा हो गया टेक्निकल क्लॉथ, तकनीकी वस्त्र। तो ये है तकनीकी वस्त्र का परिचय। अब अगर हम भारत की स्थिति को देखें, तो भारत बड़ा बाजार है। भारत की स्थिति को देखते हैं। ठीक, अगर हम भारत की स्थिति को देखें, भारत मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का बड़ा बाजार। ठीक, रिफाइनरी भी ढेर सारी लग रही है, एटॉमिक रिएक्टर ढेर सारे बनाए जा रहे हैं। ठीक, हैवी इंडस्ट्री बहुत है, पहाड़ों पर भूस्खलन बहुत है। यानी इन सब एग्जाम्पल बताते हैं कि भारत को भारी मात्रा में तकनीकी वस्त्रों की जरूरत है। और जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, भारत को ढेर सारे पीपीई किट की जरूरत पड़ी। भारत एक नहीं बना पाता था, सारा का सारा पीपीई किट चीन से खरीदता था। लेकिन उस इमरजेंसी में भारत ने बनाना शुरू किया, और बनाया ऐसा कि रोज 2 लाख एक्स्ट्रा बना करके विदेश भेज रहा है। ढेर सारे देशों को फ्री में दे दिया कि ले जाओ भैया, हम ज्यादा बना लिए, ले जाओ, इस संकट से निकलो। जैसे मालदीव को फ्री में दे दिया, श्रीलंका को फ्री में दे दिया, बांग्लादेश को फ्री में दे दिया। ठीक, ढेर सारे देशों को फ्री में दे दिया। तो भारत की जरूरत बहुत ज्यादा है। भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 8% ही वर्तमान में भी, यानी भारत को जितने तकनीकी वस्त्रों की जरूरत है उसका सिर्फ 8% ही प्रोडक्शन कर पा रहा है। यानी अगर भारत बड़ा प्रोडक्शन करे तो अपने ही बाजार में भारत को बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, अपने ही देश में। यानी 92% आज भी जरूरतें हम बाहर से खरीद करके कर रहे हैं। इसीलिए इसी को देखते हुए अभी हाल में सरकार ने चलाया है एक मिशन, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, नेशनल ठीक टेक्निकल क्लॉथ मिशन। तो भारत ने चलाया है अभी नेशनल टेक्निकल क्लॉथ मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, यह भारत ने चलाया है। ठीक, भारत सरकार है। इसका उद्देश्य है भारत सरकार अपने पीएसयूज के द्वारा और भारत सरकार निजी क्षेत्र के द्वारा प्रोत्साहित करेगी कि भारत में जो तकनीकी वस्त्रों को बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन किया जाए। ठीक, नए नए स्टार्टअप को भी ठीक तकनीकी वस्त्रों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस तरह ये चैप्टर रहा तीसरा, फाइबर टू फैब्रिक। क्लियर हो गया? अबे ये कौन प्यार मोहब्बत करा? मुकेश कुमार पीसीएस एसडीएम। गाइज, हम प्यार ही ऐसा है जो गुमने, प्यार वार मत कर, पढ़ ले भाई 1 घंटा। ठीक, पेन कलर चेंज करें तो कौन सा कलर चेंज करें बताओ तुम लोग? ये ठीक रहेगा? ये देखो,
तो दिख ही नहीं रहा है ये। अच्छा ब्लैक कर लें, ये देखो ये सही है, चलो ब्लैक कर लेते हैं। तो कुछ पूछना है कुछ लोगों को? चल चेंज हो गया भाई, अध्याय समाप्त हो गया। तो आ जाओ दोस्तों, बैक में चलते हैं। छठी एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर तंतु से वस्त्र तक हमने समाप्त किया। ठीक, इसमें हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर, इस बात को पढ़ा। प्लांट फाइबर क्या होते हैं समझा, एनिमल फाइबर क्या होते हैं समझा। फिर हमने समझा ठीक कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेसिस संश्लेषित तंतु क्या होता है। छठी की एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेती है, इसकी बात करता है। और फिर हमने एक एक्स्ट्रा वो पढ़ा तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्या है। भारत सरकार इसे करने के लिए नेशनल तकनीकी वस्त्र मिशन चला रही है। अभी 7वीं में भी आएंगे हम इसी नेशनल तकनीकी वस्त्र मिशन को और विस्तार से, ये नहीं कुछ अन्य चीजें फैक्ट के रूप में बताएंगे, क्योंकि 7वीं में भी कपड़ों का एक इतिहास है। तो हमने कहा था जिस क्लास के एनसीईआरटी में जितनी बात होगी उसी को बताएंगे, जहां अपडेट की जरूरत होगी बताएंगे। कहानी फाइबर की थी, ठीक, तो इसीलिए फाइबर से फैब्रिक में हमने एक टेक्निकल फैब्रिक को जोड़ दिया। तो क्लियर हो गया, ठीक, बोल डोनाल्ड ट्रंप क्लियर हो गया, ठीक। निशाजन 4 नंबर वाला पेन यूज कीजिए। 4 नंबर वाला कौन है भाई, बताना तो तुम लोग मुझको। ये चलो, ये तो और नहीं दिख रहा है, ठीक, चलो ठीक है। तो अब अरे कपास गोलक क्या होता है पढ़ा बे बुर्बक। कपास गोलक का मतलब होता है जिससे कपास के रेशों को बीना जाता है, ठीक। तकली आने के पहले गोलक का इस्तेमाल किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। वो एनसीईआरटी छठी में दिया गया, इसलिए तू पूछ रहा, वो सब नहीं पढ़ना है, कपास गोलक गोलक, ठीक। इतनी ही बातें साइंस में जाननी है। तो चल भाई लोग आगे बढ़ जाएं, ठीक। अच्छा दिख नहीं रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा पीडीएफ तो आता है भाई। चल भाई ब्लैक ओके है एक, तो आज मैं इसका ब्लैक एंड व्हाइट ही रखता हूं। चलो तो आगे बढ़े, आ जाओ, ठीक है। जिसको जिसको पीडीएफ नहीं मिला आज मैं सारा पीडीएफ दे दूंगा जितना भी है। चलो आ जाओ। तो अब आ जाओ कहानी चौथे चैप्टर की, अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक। अध्याय 4 एनसीईआरटी 6 चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। अब धीरे धीरे यहां बातें कुछ पदार्थों के कैरेक्टर होंगी। हल्का सा हमने कैरेक्टर जीवों का पढ़ा कल, फिर हमने फाइबर पढ़ा। अब थोड़ा सा हल्का सा बहुत कैरेक्टर हम पढ़ेंगे मटेरियल की, ठीक, पदार्थों की। तो वस्तुओं के समूह बनाना अध्याय 4 एनसीईआरटी क्लास 6। तो देखते हैं क्या है भाई वस्तुओं के समूह बनाना। तो पदार्थ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पदार्थ, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब एक चीज समझाते हैं आपको, पदार्थ किसे कहते हैं। सीधी सी बात, बड़ी बड़ी बात नहीं बताएंगे, सीधी सी बात, मटेरियल, पदार्थ। पदार्थ की जो सिंपली परिभाषा दी जाती है वह कहा जाती है कि वह वस्तु जिसमें जो स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, क्या करती हो, स्थान घेरती हो। तो स्थान कब घेरेगी, जब उसमें एक आयतन होगा, आयतन होगा, ठीक। स्थान कब घेरेगी, जिसमें आयतन होगा। और दूसरा वह वस्तु जिसमें भार हो, भार हो, वेट हो, वेट हो, याद रखना। ये दो मोटे तौर पर पदार्थ की परिभाषा है। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार हो, मतलब उसका एक आयतन भी हो और साथ साथ उसका एक वेट भी हो, उसे हम कहते हैं पदार्थ, मटेरियल। यानी कोई ऐसी वस्तु पदार्थ नहीं हो सकती हो जिसमें कोई वेट ना हो,
या उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, भाई कोई आयतन ही नहीं, कहाँ है, शून्य में है। तो जो मोटे तौर पर परिभाषा दी जाती है, ठीक। हाँ, परमानंद कुमार बोल रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ से लें, तो निर्माण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक। तो वॉल्यूम और वेट हो तो उसे हम कह देते हैं पदार्थ, ठीक। ये तो बात हो गई। अर्थात जब वॉल्यूम रहेगा तो हम उसे देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। और जब वेट रहेगा तो वेट उसके अस्तित्व को बताता है, ठीक। कोई भी वस्तु जिसमें वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा, वो भारहीन हो ही नहीं सकती है। यानी ये दोनों एक दूसरे की परिभाषा है। जहां मास और वॉल्यूम है वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो ये तो पदार्थ की परिभाषा है। एनसीईआरटी क्लास 6 इस पदार्थ की कुछ विशेषताओं की बात करती है, ठीक, और कहती है कि पदार्थ, ठीक, कि कुछ विशेषताओं की बात करती है। यहां हमने क्या पढ़ा, पदार्थ की परिभाषा। अब विशेषताओं पर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे पदार्थ की, तो टॉपिक है एनसीईआरटी का पदार्थ के गुण। तो पदार्थ की परिभाषा समझ गए। अब समझना है कि यानी जहां मास होगा, वॉल्यूम होगा, वो पदार्थ कहलाएगा। तो इसके कुछ एक एक कैरेक्टर कहलाए, ठीक। तो कठोरता, पदार्थ का एक गुण होता है कठोरता, ठीक। पदार्थ का एक गुण होता है कठोरता। अब इस गुण के आधार पर अगर हम कहें कि जो ये मैटर है यह दो प्रकार का हो सकता है, एक हार्ड और एक सॉफ्ट, एक कठोर और एक कोमल। हमारे हाथ में पेन है, अगर इसे हम दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और ये कंप्रेस नहीं हो रही है, संपीड़ित नहीं हो रही है, अपने आकार को बदल दे नहीं रही है, यह भी तो एक पदार्थ है। तो क्या कहलाएगी, हार्ड कहलाएगी, कठोर पदार्थ कहलाएगी। और यही कोई स्पंज हो, रुई हो, ऐसे स्पंज लिए, स्पंज के बाल देखते हो ना, रुई लिया, ऐसे दबा दोते हो तो इतना बड़ा होता है, होगा इतना बड़ा। ऐसे दबाओगे, प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ का जो गुण है, ठीक, हार्डनेस, उसके आधार पर हम पदार्थ को दो भागों में बांट देते हैं, हार्ड पदार्थ और सॉफ्ट पदार्थ। तो उसी बात को हम कह रहे हैं कि वे पदार्थ जो आसानी से कंप्रेस्ड किए जा सके, जो कंप्रेस न किए जा सके, वे क्या कहलाते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं, हार्ड पदार्थ कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज, वे पदार्थ जो आसानी से कंप्रेस किया जा सके, उसे क्या कहलाते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। यानी वे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से कंप्रेस्ड न कर सकते हो वो क्या कहलाए, कठोर पदार्थ। जिन्हें आसानी से कर सकते हैं कंप्रेस, वे कहलाए सॉफ्ट पदार्थ, ठीक। अब आगे आ जाओ, ये कहां से चले गए। दूसरा जो कैरेक्टर है, विलेय अथवा अविलेय, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक। दूसरा कैरेक्टर है विलेय अथवा अविलेय, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। देखो, वे पदार्थ जो पूर्णतः घुल जाते हैं, किसमें, जल में, उन्हें क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। पानी में किसी पदार्थ को डाला, घुल गया, आपको पता नहीं चला, जैसे चीनी है, नमक है, ठीक, चीनी है, नमक है, ठीक। अगर ये पदार्थ पानी में घुल गए तो क्या कहलाएंगे, विलेय पदार्थ कहलाएंगे। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जैसे मिट्टी है, बालू है, लकड़ी का बुरादा है, इसे में पानी में डालिए और न घुले तो ये क्या कहलाएगा, अविलेय पदार्थ कहलाएगा। समझ में आ रही बात। कई द्रव भी पानी में घुल जाते हैं, जैसे नींबू का रस पानी में घुल जाता है, सिरका पानी में घुल जाता है, मिट्टी का तेल पानी में नहीं घुलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ का जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो होता है उसकी विलेयता और सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, विलेयता और अविलेयता। विलेयता का मतलब जो पदार्थ पूर्णतः घुल जाते हैं, और वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं। तो जल में नहीं घुलेंगे वे क्या कहलाएंगे, अविलेय पदार्थ। यह पदार्थ का दूसरा कैरेक्टर हो गया। समझ में आ गई बात। तो पदार्थ का पहला हमने कैरेक्टर पढ़ाया क्या, ठीक। पहला हमने कैरेक्टर पढ़ा हार्डनेस, यानी हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल। दूसरा पदार्थ पढ़ा विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ। अविलेय पदार्थ का हमने एग्जाम्पल बनाया है मिट्टी, विलेय पदार्थ का बनाया है चीनी, नमक। ये सब हो गया, ठीक। अगली बात है
ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पदार्थ का एक गुण है ट्रांसपेरेंसी। इसको हम दो तरीके से अभी समझाएंगे। देखो, कुछ पूछ रहे हो सब लोग? आवाज आ रही है ना? ठीक, चल भाई लोग, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक, लेकिन पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से कब सवाल बन जाता है पता ही नहीं चलता है। जब हम छठी से एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं तो छोटी बड़ी बातें, एक एक चीज पर बराबर फोकस करना है। समझ में आ गई बात? कई लोगों की यह धारणा होती है नहीं छठी के एनसीईआरटी या क्या है। अभी मैंने वो बताया था ना एक्रिलिक वाला, वो यूपीपीसीएस के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। तो कंप्लीट प्रिपरेशन का मतलब चाहे छठी की एनसीईआरटी हो चाहे 10वीं की एनसीईआरटी हो, जो चैप्टर जितना है उसको चाहे आसान हो या कठिन हम बराबर अटेंशन देंगे। समझ गए? और अपडेट करेंगे। तो पारदर्शिता, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। कांच है, ठीक, कांच है, प्लेन व्हाइट कांच लगा दो, उस तरफ भी एक व्यक्ति खड़ा हो, इधर भी खड़ा हो, तो दिखता है कि नहीं दिखता है? यानी हम कांच के आर पार उसे देख रहे हैं तो कांच क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। पानी, पानी के भी आर पार दिखता है। पानी में कोई तैर रहा होता है, मटमैला पानी नहीं है तो दिखता है ना तैरते वक्त, फोटो भी खींच लेते हैं लोग तैरने का। एयर, आप किसी के सामने खड़े हो तो आपको भले न दिख रहा हो, लेकिन आप और उसके बीच में क्या भरी हवा है, शून्य रहेगा, वैक्यूम रहेगा, निर्वात रहेगा, सांस कैसे लोगे? यानी सांस ले रहे हो तो एयर है, अर्थात आप जिसको सामने से देख रहे हो आप उसमें एयर की दीवारें हैं, फिर भी दिख रहा है तो एयर क्या हो जाएगी? पारदर्शी। पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। ठीक, तो यानी पारदर्शिता एक गुण होती है पदार्थ का। ठीक, तो वे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? वे पदार्थ जिनसे आर पार नहीं देखा जा सकता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी कहलाते हैं। ठीक, मान लो दीवार है, इस उधर वो व्यक्ति खड़ा, इधर कागज का गत्ता लगा दो मोटा सा, तो उधर वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कागज का गत्ता क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। ठीक, प्लास्टिक लगा दो, पॉलीथीन नहीं लगा, कलर प्लास्टिक लगा दो, उधर वाला नहीं दिखेगा। तो रंगीन प्लास्टिक क्या हो गया? ठीक, अपारदर्शी हो गया। वैसे ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक, जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। दिखता है लेकिन धुंधला सा दिखता है, दिखता है लेकिन धुंधला सा दिखता है। यानी कुछ पदार्थ एकदम साफ दिखता है, पारदर्शी हो गए, कुछ पदार्थ नहीं दिखता है, अपारदर्शी हो गए, कुछ पदार्थ ऐसे हैं धुंधला सा दिखता है। कागज रखो तो उधर वाला नहीं दिखेगा, लेकिन कागज पर उसी पर थोड़ा सा तेल कर लो तो तेल के उधर जो तेल हो जाता है उधर वाली वस्तुएं धुंधली सी दिखने लगती है। तो वे पदार्थ जिनके आसपास थोड़ा सा दिखता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज। तो ये तीन प्रकार के पदार्थ हो गए, ये तीनों कैरेक्टर हो गया। यानी कठोरता पदार्थ का कैरेक्टर देखा, हार्ड पदार्थ, सॉफ्ट पदार्थ, फिर हमने ट्रांसपेरेंसी देखी और फिर हमने पारभासी देखा। ठीक, अब अगली बात, ये हो गए तीनों पदार्थ। तो बस पदार्थ वाले टॉपिक में, बहुत छोटा सा टॉपिक था आज का, तो पदार्थ वाले टॉपिक में बस इतनी सी बात पढ़नी थी। छठी के एनसीईआरटी में इतनी बात लिखी गई है, पदार्थ की परिभाषा लिखी गई है और पदार्थ का क्या लिखा गया है? ठीक, कैरेक्टर बताया गया है इसके आधार पर। तो छठी का एनसीईआरटी का टॉपिक 4 इस प्रकार ये खत्म होता है। अब हम कुछ सवाल करते हैं इन दोनों पर, थोड़ा छोटा छोटा एक दो सवाल करो। तो तंतुओं के संदर्भ में, अब लोग जवाब दो आप लोग, तंतुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर। अच्छा, कौन पूछ रहा है? रजनीश यादव, सर पानी विलेय पदार्थ है या अविलेय पदार्थ? भाई पानी सबको आप अपने आप में घोलता है। दुनिया का सबसे शानदार सॉल्वेंट यही है, विलायक इसे कहते हैं। ठीक ना, घोल रहा है अपने आप में। क्लियर हो गई बात? तो आ जाओ। ठीक, किसका मानसिक संतुलन बिगाड़ गया है भाई? सब लिख रहे हैं किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ठीक, चलो आ जाओ।
अरे पानी अब विलेय पदार्थ, विलेय भाई, ठीक। आजा, तो फाइबर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? आंसर देना है सबको, जो नहीं देगा मैं मारूंगा, ठीक। और यहीं से आके डंडा लेके आऊंगा। चल डोनाल्ड ट्रंप बता, ठीक। ठीक, तो उसके लिए पानी के लिए एक अलग ही कहा जाता है, विलायक है, सबको आपस में घोल लेता है। चल एक सवाल बता, आजा। तंतुओं, फाइबर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? पहला, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तीसरा, रेशम तंतु को कोकून से खींचा जाता है। चौथा, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें कौन सही नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर दो, तो जल्दी जल्दी आंसर दो, ठीक। वाह भाई, बी सारे लोग दे रहे हैं, ठीक। ठीक, वाह, शानदार, ठीक। तो इसका कौन सही है? बी। अगली बात, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जूट, नायलॉन, रेशम, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, उपयुक्त में से कौन संश्लिष्ट तंतु है, सिंथेटिक फाइबर है? चुन के बताओ। कूट आपके पास दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से चुन करके बताओ कौन है। बताओ भाई लोग, इसमें से चुन करके बताओ, ठीक। पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, रेशम, कौन सही है? कौन लोग जवाब दे रहे हैं? बी सारे सब दे रहे हैं। बी क्या है? केवल 2 3 4, 2 3 4, शानदार, शाबाश। यह सवाल पूछा गया है, ठीक। तुम लोग तो एकदम हीरो हो गया, ठीक। चलो, शानदार, शाबाश, मस्त, एकदम क्लियर हुआ, ठीक। बी, शाबाश। जिसने जिसने बी कहा, देखो, जूट, जूट किससे प्राप्त होता है? पटसन के पौधे से। तो जब जूट पटसन के पौधे से प्राप्त होता है, और रेशम किससे प्राप्त होता है? कोकून से, यानी रेशम कीट से। रेशम का कीड़ा पाला जाता है कीट से। तो यह पौधा हो गया, जंतु हो गया, बना कौन? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ये सही रहा। अगली बात, भारत में जूट की खेती की जाती है, कहां कहां की जाती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, आसाम। इसमें बताओ तुम लोग कहां कहां की जाती है, ठीक। बताओ भाई लोग, तो सबका आज बीबी होगा क्या? चल तू ये बता दे, कहां कहां की जाती है, बताओ। भारत में जूट की खेती कहां कहां की जाती है? बताओ आप लोग। देखो, जूट हमेशा पूर्वी भारत में होता है, समझना बात को। जूट कहां होता है? जूट के लिए जो मौसम की दशाएं चाहिए वो पूर्वी भारत में है। तो केरल पूर्वी भारत में है? नहीं है। तो जूट 3 जगह ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, 1 3 4 कहां है? सी। 1 3 4, सी सही है। अगर इसमें से भी पूछ दे सबसे ज्यादा कहां होता है, इनमें से भी पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में सबसे ज्यादा कहां से होता है, तो कहां से होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात? पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में कहां सबसे ज्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? समझ गए भाई लोग, ठीक। अब आ जाओ अगली बात, निम्नलिखित पर विचार करें। चौथा, ठीक। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, कौन जल में विलेय है, कौन पानी में घुलता है? बताओ तो, ठीक। कौन जल में विलेय है? जल्दी बताओ।
इसमें आओ, कौन जल में विलेय है? बता भाई लोग, कौन जल में विलेय है? ठीक, कौन जल में विलेय है? तो देखो, एक तरीका बताए, जब सही ना आए तो गलत छांटो। मान लो आपको इसका सही आंसर पता है, सुनो, एक तुक्का लगाने का तरीका बता रहे हैं, सुनो भाई लोग, तुक्का लगाने का तरीका बता रहे हैं, कभी कभी गलत छांटो। मान लो पता नहीं है कि सिरका विलेय है कि नींबू का रस है कि ऑक्सीकॉन विलेय है, तो गलत छांटो। तेल जल में विलेय नहीं होता। पेट्रोल देखते हो, पानी में डालोगे तो ऊपर लेयर बन जाती है। ठीक, जब आपको आगे की साइंस पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे हम आपको ऑयल पोल्यूशन। तो ऑयल पोल्यूशन हटाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है कि बैगिंग कर देना, चारों तरफ से बैग से घेर देते हैं समुद्र में जब टैंकर फैल जाते हैं, और उस पर जो तेल तैरती रहती है उसमें आग लगा देते हैं। ये एक तरीका है, लेकिन इससे जीव जंतु जाते हैं। एक तरीका ये है कि कुछ विशेष प्रकार के वैक्यूम होते हैं, उससे अवशोषित कर लेते हैं। एक तरीका है, कुछ बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो तेल को खाते हैं, उन्हें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। तो मान लो जब सही नहीं है तो गलत चुन लो। ये तो सबको पता है कि मिट्टी का तेल जल में विलेय नहीं है, तो तुक्का बता रहा हूं। तो अगर एक पकड़ लो तो देखो, मिट्टी का तेल क्या है? ऑप्शन 3 है, यानी जिस जिस ऑप्शन में 3 होगा वो क्या होगा? गलत होगा। आपको मान लो ये तीनों के बारे में ना पता हो, सिर्फ एक पता हो, अच्छा मिट्टी का तेल तो विलेय नहीं है, ये सब है कि नहीं ये पता नहीं है, तो इसको पकड़ लो। तो देखो 3 कहां कहां है। पहले में 3 है, इसमें 1 2 3 गलत, एक निकल गया। अब देखो, जहां ऑक्सीजन सब लोग जानते हैं, जलीय जंतु रहते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिल गया, सिरका मिल गया, नींबू का रस मिल गया, यानी इसका सही क्या हो गया? 1 2 4। क्लियर हो गया? सी। वाह शाबाश, तू लोग बहुत तेज हो गया। अगली बात, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक, निम्न स्टील की प्लेट, पहला तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच, निम्नलिखित में से कौन पारभासी है? ट्रांसलूसेंट है। बताओ कौन है? कौन पारभासी है? पारभासी का मतलब क्या है? 3 बताए थे ना, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। मतलब धुंधला दिखता हो, तो कौन होगा इसमें? जल्दी जल्दी बताओ, इसमें कौन होगा? इसमें कौन होगा? बता भाई लोग, कितने लोग? शानदार। अरे सी कौन बता रहा है? ए होगा, ए। देखो, स्टील की प्लेट, आप किसी के सामने खड़े हो, स्टील की प्लेट लगा दिया जाए, ऐसे स्टील की दीवार खरीद के, दिखता है आगे वाला नहीं दिखता है, यानी ये क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। गत्ते का डिब्बा, गत्ते की जिसमें पैकिंग आती है, ऐसे गत्ते की दीवार खड़ी कर दी जाए, उधर दिखा जाए, नहीं दिखेगा, ये भी अपारदर्शी हो गया। कांच, कांच पूरा क्या है? पारदर्शी है। कांच की दीवार के उधर दिखता नहीं है। लेकिन तेल लगा कागज, जब कागज को वैसे खड़ा कर दोगे तो नहीं दिखेगा, तो अपारदर्शी। लेकिन तेल में भिगोया कागज से लाइट रेज जाने लगती है, जब लाइट पड़ेंगे तो सब बात आएगी। ठीक, तो तेल लगा कागज से क्या हो जाता है? यह पारभासी पदार्थ है। क्लियर हो गया बात? तेल लगा कागज क्या है? पारभासी पदार्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए। क्लियर हो गया भाई लोग? ठीक, डी और सी वाले रुक जाओ, चल ठीक है। अरे डी कैसे होगा? कौन गधा डी बोल रहा है? 4 2 4, पारभासी मतलब हल्का दिखे, पूरा दिखेगा तो पारदर्शी हो जाएगा, तो कांच क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। तो समझ गए भाई लोग? क्लियर हो गया? ठीक, तो आज आपने एनसीईआरटी का, छठी एनसीईआरटी का तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक, तीसरा और चौथा चैप्टर आपने अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक और अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक,
बहुत अच्छाई से आप लोगों ने पढ़ा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। अब चैप्टर 5वां और चैप्टर 6ठा, हमने कहा था कि 6ठी से 8वीं तक की एनसीईआरटी रोज 2 चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? तो कल परसों में 2 दिन में 6ठी की एनसीईआरटी समाप्त कर देंगे। समझ, 8 ही चैप्टर है, तो 4 चैप्टर आज हो गया, कल 2 चैप्टर, परसों 2 चैप्टर। क्लियर हो गई बात? 2 दिन में 6ठी समाप्त, 7वीं शुरू, तो रोज पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा। अब सवाल रोज मैं बना बना करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सवाल नहीं बनाता हूं तो आप लोग भूलने लगते हो। तो चैप्टर 4 तक हम पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे चैप्टर 5, 6, उसके अगले दिन पढ़ेंगे चैप्टर 7, 8, और आने वाले 2 दिनों में, ठीक, आपको एनसीईआरटी, यानी आज कौन है, फ्राइडे है, कल सैटरडे, संडे छुट्टी, मंडे को 6ठी एनसीईआरटी समाप्त कर ट्यूसडे को 7वीं में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, तो धन्यवाद, आप लोग आए, बड़ा मजा आता है मुझे आप लोगों के साथ पढ़ने में। अच्छा ये बताओ, साइंस अब याद हो जा रही है ना? भारी तो नहीं लग रहा है? 1 सेकंड मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, साइंस भारी नहीं लग रहा है? तो चलो ऐसे ही पूरी साइंस याद हो जाएगी। तब तक आप लोग अन्य विषय पढ़ाई कीजिए। साइंस अब केवल जो विषय मैं पढ़ाऊं केवल क्लास में पढ़ना, घर जाकर नहीं पढ़ना, यही याद हो जाएगा। ठीक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और रेगुलर क्लास में आइए। मिलते हैं कल 12:30 बजे एनसीईआरटी के चैप्टर 5वें और 6ठे के साथ। धन्यवाद।